नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम पत्रिका मंच में हम आपको एक ऐसी कलाकार, एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जो कि लुप्त हो रही मांडना कला को बचाने की कोशिश कर रहे और लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हम खास मुलाकात करेंगे रेखा अग्रवाल जी के साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी। थैंक यू। मैम, मैं यही जानना चाह रही हूँ, मांडना कला है क्या? इसके बारे में आप मुझे सबसे पहले बताइए। मांडना कला ये एक हमारी राजस्थान की लोक कला है। तो इस कला को क्या है कि पहले पुराने जमाने में जो महिलाएं होती थी वो अपनी कला को कैसे प्रदर्शित करें, तो उस कला को प्रदर्शित करने के लिए वो अपने घरों में ही मांडनों को बनाती थी। दीवारों को गोबर से लीप के, उपला को थाप के, और इस तरह से वो उसको फिर जब वो गोबर मिट्टी का लेप करके फिर उसको सुखाती थी, उसके बाद में फिर मांडना को गेरू और जो चूना होता था उससे वो कलर करती थी। तो जब वो मैं गाँव में गई तो उनको देखा कि इस तरह से इसमें कलर हो रहे हैं और ये सफ़ेद चूना और ये जो गेरू से जो उन्होंने मांडना बनाया, तो मैंने सोचा कि हमारे जो राजस्थान में जो हमारा ये जयपुर शहर जो राजस्थान है, यहाँ पे कोई भी इस चीज़ को नहीं करता क्योंकि पक्के घर हो गए। पक्के घर होने की वजह से क्या है कि सारी ये कला लुप्त होती जा रही है। और ये जो कला है ये अब मैं कैसे इसको दर्शाऊं, तो मैंने क्या करा कि इसको मैंने कैनवास पे ले आई जी। हाँ, तो कैनवास पे मैंने करके देखा, एक बार एक्सपेरिमेंट करा कि भाई ये काम होता है नहीं होता। जब मैंने देखा कि कैनवास पे भी अच्छा हो रहा है और प्लाई पे भी अच्छा हो रहा है, तो मैंने दोनों पे इस पे टेक्सचर डाल के देखे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये गोबर मिट्टी उतर गया तो क्या करें, तो उसको भी मैंने फिक्स कर दिया ताकि वो लंबे समय तक ये चल सके। तो जब मैंने इस पे काम किया तो मुझे बड़ा आनंद आने लग गया कि कैसे इसमें काम हो रहा है। तो इसमें जब मैं धीरे धीरे इस कला को मांडना को धीरे धीरे मैंने उसको ट्रेडिशनल में लाने की कोशिश करी कि मांडना के साथ में मैं अपने फिगर्स भी इसमें दर्शाऊं। तो मैंने नारी को इसमें प्रदर्शित किया कि नारी जो है वो एक कलाकार घर से ही होती है। खाना बनाने से लेके वो अपने बच्चों को पालने पोसने हर तरह से वो है, नारी का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो नारी को सर्वस्वरूप रूप मानते हैं। तो मैंने इस जो कला को एक तो अपने ये इंस्टॉलेशन के माध्यम से और पेंटिंग के माध्यम से मैंने इसमें दर्शाया। मेरा सवाल आपसे यही था कि पहले आप इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ पेंटिंग करती थी या ये सब चीजें आपने मांडना के साथ ही शुरू की? नहीं, मैं अपना जो कला का कार्य 28 साल से कर रही हूँ। और ये इस कला में मुझे लाने का सौभाग्य मेरे पति राजकुमार अग्रवाल हैं, जो उनके सानिध्य में रह के मैंने ये कार्य किया। और धीरे धीरे मुझे कई गुरुओं का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो ये मांडना कला जो मुझे मिली वो मेरे गुरु कोटा के हैं, जिनकी वजह से मेरे को ये कला मिली। उन्होंने मुझे वाटर कलर, एक्रिलिक कलर, इन सब में उन्होंने मुझे ट्रेंड किया ताकि मैं इस काम को और बढ़ा सकूं। तो मैंने वाटर कलर से पहले खूब खेला। 7 साल तक मैंने 20 साल तक तो ऑयल में ही काम किया। खूब लैंडस्केप बनाती थी, बच्चों के भी मैं क्लासेस लेती थी, हॉबी क्लासेस में धीरे धीरे ये मुझे गाइड कर देते थे। तो मैं ऐसे ट्रेंड हो गई और मैं 20 साल तक बच्चों की फिर एग्जीबिशंस वगैरह सब करवाई कि बच्चों के कैसे आगे बढ़े। तो मेरे अंदर भी वो कला आई कि मैं कैसे इसको मैं भी अपना काम करूं। तो मैंने शादी के 20 साल बाद एमए करी। अच्छा, मतलब शादी के बाद आपने अपनी स्टडी जो थी हाँ, वो 20 साल बाद मैंने एमए करी कि मुझे भी फाइन आर्ट में कुछ करना चाहिए। तो मैंने इस कला को और अच्छा निखार लाने के लिए मैंने एमए ड्राइंग से किया। और फिर मैंने सारे आर्टिस्टों के बारे में पढ़ा कि कौन कैसे कैसे काम कर रहे हैं, किस किस का कैसे नाम है, तो मेरे अंदर बस रुचि बढ़ती गई। और फिर मैं आउटडोर स्केच करने लग गई, वाटर कलर करने लग गई। तो जब वाटर कलर से मैंने जब खेला तो मैं कहा सबसे टिपिकल काम तो वाटर में ही है, तो उसमें जो मजा आने लगा तब फिर मैं इस काम को मैं और बढ़ाने लग गई। तब ये जाके मेरी मांडना कला जो है, जैसे उन्होंने रुई से लेके जैसे धीरे धीरे रंग गिरता हुआ जो लेते थे, तो उस कार्य को जब मैंने ब्रश को उसी तरीके से लाया, मैंने पेंटर वाले स्टाइल में मैंने काम नहीं किया, मैंने उस कलर को गिरते हुए मैंने मांडना को बनाया। तो वो जो अपने आप में रंग छोड़ती है उसका एक अलग ही लुक आता है। मैम, जैसे आप बता रहे थे आपने पहले वाटर कलर स्टार्ट किया और उसके बाद पहले ऑयल में किया था। पहले 20 साल मैंने ऑयल में ही काम किया, स्केचिंग। और सबसे ज्यादा मुझे आनंद जो आता है स्केचिंग में आता है। जिस दिन मैं स्केचिंग नहीं करती उस दिन लगता है मैंने खाना ही नहीं खाया। सबसे ज्यादा मुझे आनंद स्केचिंग में आता है और स्केचिंग की वजह से मैं इस आर्ट लाइन में आई। और मैंने ऑयल में काम करने के बाद जब वाटर में काम किया तब से मैं वाटर, एक्रिलिक और ऑयल तीनों में मैं काम कर रही हूँ। सबसे ज्यादा पसंद आपको किस में काम करना है? मुझे वाटर में सबसे ज्यादा अच्छा लगने लगा। कोई खास वजह?
कि उसमें क्या होता है कि मेरे को जो डेप्थ देनी होती है, रंग को पतला फैलाना करना, ये ट्रेडिशनल लुक लेना, तो वो सब चीज उसमें बड़ा आनंद आता है। ऑयल में क्या होता है, सूखने का इंतजार करना पड़ता है। वाटर में क्या है, हाथों हाथ करते जाते हैं, होता जाता है तो वो काफी फिनिश हो जाता है, तो उसमें एक अलग ग्लेज आता है। अच्छा, जैसे आप मांडना कर रही है तो इसमें आप किस तरह का काम करना ज्यादा पसंद करती हैं? इसमें मैं वाटर इफेक्ट भी ला रही हूँ और ट्रेडिशनल भी काम में ला रही हूँ, तो दोनों तरह से इसमें 2D और 3D दोनों इफेक्ट लिया है मैंने। मतलब ये तो वो है कि जो अपने जो गांव के अंदर महिलाएं घरों में आंगन अपना लिपती थी, उसके ऊपर फिर चित्र बनाने का काम जो करती थी, वही है। इसमें मेरे 3D इफेक्ट जैसे नारी के ऊपर, जैसे कोई भी मैं मतलब फिगर्स को लेके जो नारी को सबसे ज्यादा ले रही हूँ, क्योंकि नारी पूजनीय है, तो उसी पे ही थीम पे मैं काम कर रही हूँ कि कैसे नारी अपने जैसे घर में कैसे अपने पति का इंतजार करती है, कैसे है ना वो खाना बनाती है, तो वो भी एक कला है कि कैसे वो जैसे अपना गेहूं छानना है तो उसको भी छानती, वो सोचती जाती है, तो वो किस तरह से वो अपने आर्ट को दर्शाती है, तो वही चीज मैंने उसको पेंटिंग में दर्शा दिया। तो वो जैसे अब गेहूं जैसे मैंने इधर यहाँ पे भी रखा हुआ है, गेहूं को कैसे वो करती, तो उस चीज को मैंने जब रियल में देखा तो वो मैंने इसकी पेंटिंग में भी डाल दिया था। सूपड़ा इसको नाम दिया मैंने, पेंटिंग का भी नाम सूपड़ा दिया। इस तरह इसी पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रही थी, जैसे आपके पीछे रखे हुए हैं, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि इंस्टॉलेशन में मैंने 3 इंस्टॉलेशन बनाए। एक तो ओबरी जिसे कोठी कहते हैं, गेहूं रखने की। इसमें क्या होता है कि पुराने जमाने में गेहूं को बिल्कुल सेफ्टी से रखने के लिए, कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए ओबरी में एक जिसे आज कोठी कहते हैं, तो उसमें गेहूं को रखा जाता था, तो उसमें कीड़ा मकोड़े नहीं लगते थे। तो इसमें क्या खासियत है कि गेहूं को ऊपर से डालो और नीचे से निकालो और फिर उसको कपड़े से बंद कर दिया जाता था। तो वो चीज मैंने इसमें यहाँ पे ली। और इस कोठी में मैंने ये बताया कि सबसे पहले कि गणेश को स्थापित किया है, तो कि गणेश जो है, गणेश की स्थापना की हमारे शुभ काम के लिए माना जाता है। इसमें सूरज चांद को दर्शाया, जो कि क्योंकि हमारे जो 5 तत्व है वो इन्हीं चीजों से मिलके बना है कि अपना अग्नि है, अपना सूरज है, अपना ये जल है, वायु है, और ये 5 तत्वों को लेके मैंने इसमें काम किया। क्योंकि जो गोबर है वो देशी गाय का गोबर को इस्तेमाल किया है, क्योंकि रेडिएशन हमारा इतना ज्यादा फैल गया है कि उसको कम करने के लिए मैंने गोबर का इस्तेमाल किया है। क्योंकि लोग बाग तो टेक्सचर देने के लिए अलग अलग थीम पे ले रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि उससे फायदा क्या है। वैसे तो मैं टेक्सचर वाइट भी ले सकती थी, लेकिन गोबर को मैंने इसलिए लिया कि रेडिएशन कम करना है, क्योंकि इतना ज्यादा रेडिएशन हो गया, हर घर में लोग बाग बीमार हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां हो रही है। किसी के BP हो रहा है, किसी के डायबिटीज हो रहा है, किसी के कैंसर हो रहा है। तो जब क्योंकि पहले देखा है कि गाँव में जो महिलाएं होती थी वो जब गोबर लीपती थी तो उनके हाथों के अंदर जो गोबर की सुगंध जो आती थी, उसको जब वो धोती थी तो बड़े अच्छे सुंदर सुंदर हाथ हो जाते थे, गोरे गोरे। हाँ, हाथ में गोबर लेने का मतलब हाथ गंदे हो जाएंगे। हाँ, तो लेकिन इस देसी गाय के गोबर में बदबू नहीं आती। हाँ, ये जो आपने पीछे बनाया है अपना इंस्टॉलेशन आपने किया, इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? किस तरह से आपने सोचा कि ये मैं किसी गांव में गई थी, वहाँ पे उनके यहाँ देखा कि कोने में एक रखी हुई है ओबरी, तो मैंने पूछा था उनसे कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि गेहूं रखने की कोठी है। तो मैं कहा हमारी टंकी में तो वो कीड़े लग जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको इंस्टॉलेशन में बना दूं। तो फिर मैंने कहा आज के लोगों को पता ही नहीं, बच्चों को तो पता ही नहीं है होती क्या है। तो फिर मैंने इस चीज को मैंने जो ओबरी को बताया, और इसमें ये भी बताया कि इसमें जैसे धान के लिए कैसे प्रदर्शित किया, जो गेहूं की जो बाली होती है उसको मैंने दर्शाया। और इसमें जो मोर है वो जब खेतों में हरियाली होती है और फसल हो जाती है तो वो खिलने लग जाता है, अपने मोर पंखों को फैलाने लग जाता है। और जो गणेश के जो कलश हैं उसको स्थापित किया, और गज जो हमारे हाथी है उनको मैंने चाकी में जो जिसे ये जो गेहूं पीसती है औरतें, तो वो चीज मैंने इसमें इंस्टॉलेशन में बताई। मैम, बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। तो पत्रिका मंच में समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी रेखा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच और हम बात कर रहे हैं रेखा अग्रवाल जी के साथ। मैम, जैसे आपने बताया किस तरह से आपने इसको बनाया, टाइम काफी लगा होगा इसे बनाने में, कितना टाइम आपको? मेरे को इसको सोचने में पहले 1 महीना तो सोचने में लग गया। इसका ड्राइंग तैयार करा, कभी गोल बनाने के लिए सोचा पेपर मेशी में बना लूँ, फिर सोचा कि है ना मिट्टी में बना लूँ, मतलब अलग अलग तरीके से सोचती रही कि कैसे करूँ क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि ये मजबूत कैसे रहेगा, तो इसको मैंने फिर डिजाइनिंग में ले लिया कि इसको इतना बड़ा उठाने में मुझे दिक्कत आएगी, तो इसको मैंने 3 पार्ट में बना दिया कि ताकि इसको फोल्डेबल भी हो सके, यूज भी आ सके, और तीनों तरीके से मैंने काम किया इसमें।
इस तरह का इंस्टॉलेशन आपने पहले भी किया है? नहीं, ये वाला मैंने पहली बार ही बनाया है। हाँ। और किस तरह का काम आपको और ज्यादा? मैं वैसे वाटर में मैंने गणेशा भी बनाया, गणेश की पूरी सीरीज बनाई है। और बुद्धा में मैंने अवार्ड लिया, बुद्धा में ललित कला अकादमी से। और बुद्धा में अलग अलग टेक्सचर्स में काम किए। ऑयल में भी मैंने एग्जीबिशन, मैंने 2007 से मैं ललित कला अकादमी का जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। कला मेला में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पहली एग्जीबिशन आपको याद है आपने कब लगाई थी? मैं 2007 में लगाई थी। उससे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स की लगवाती थी जी। जैसे ये अपना सुरेखा आर्ट गैलरी में, और ये अपना ये सुरेखा आर्ट गैलरी में 2 बार लगवाई। बाकी फिर मैंने कला मेला जब स्टार्ट हो गया था तो उसमें चालू कर दिया था फिर मैंने। आज मैम कितनी पेंटिंग्स आपको याद है, कितनी पेंटिंग लगाई थी आपने एग्जीबिशन में? मेरी पेंटिंग्स में पूरी सोलो ही एग्जीबिशन लगाती थी, तो कम से कम मैं 10 पेंटिंग तो कम से कम लगाती थी हर बार जब भी लगाती थी। आपके हस्बैंड बहुत जाने माने आर्टिस्ट हैं। हाँ जी। कभी वो प्रेशर आपको लगा कि मेरे हस्बैंड का एक अलग नाम है, मैं उस नाम को बरकरार रख पाऊंगी क्योंकि मैं सेम फील्ड में काम कर रही हूँ, आप भी आर्टिस्ट है? हाँ जी। कोई प्रेशर आपको कभी महसूस? नहीं, मुझे कोई प्रेशर नहीं है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि तू ये कर, तो मुझे इन्हीं की वजह से आगे प्रोत्साहन मिला। क्योंकि ये मांडना कला भी ये मेरे काम से ही रिलेटेड है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो राजा महाराजाओं के एंटीक लुक में काम करते आ रहे हैं, तो वो उनसे जो ज्वेलरी बनाते थे तो वो बारीक करते थे, तो मैं इनके साथ वर्क करती थी और मैं इनके हर पेंटिंग में स्केच मैं ही करती थी। अच्छा। तो वो धीरे धीरे इन्होंने मुझे फ्लप करना, ये सब करना सिखा दिया। तो वो धीरे धीरे वो आर्ट भी मेरे साथ में आ गई। फिर धीरे धीरे ये जो आया वो वाटर के साथ में, फिर ये मैंने इसमें लिया। मैम क्योंकि आपका काम ऐसा है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, फैमिली है, आपकी हस्बैंड है, किस तरह से घर और फैमिली काम को किस तरह से मैनेज किया? मैं मैनेज कर लेती हूँ। मेरी आदत है, मैं रात को जल्दी सोती हूँ 10 बजे तक, सुबह मैं 4 बजे 3:30 बजे उठ जाती हूँ। तो जब मुझे कोई मेरा काम करना होता है तो मैं 4 से 6 के बीच में ज्यादा करती हूँ। तो उस काम को पहले ताकि माइंड एकदम मेरा फ्रेश रहता है, तो मैं उस समय जल्दी करती हूँ। फिर जब वो रेगुलर मेरा काम चालू हो जाता है तो बीच बीच में काम भी करते जाती हूँ, फिर वो रूटीन में पूरे दिन आ जाता है मेरा। अच्छा, शादी से पहले आपका कोई इस तरह का कोई बैकग्राउंड रहा है? आपकी फैमिली में कोई आर्टिस्ट वगैरह? शादी से पहले एक्चुअल में क्या है कि मेरे गुरु भी यही रहे आपकी लव मैरिज है? नहीं, लव मैरिज तो नहीं है। एक्चुअल में क्या, मेरी मम्मी को हॉबी क्लासेज में बैठाना बहुत पसंद था। तो मैं जब 12 साल की थी, जब से मेरी माँ मतलब ट्रेडिशन प्रेरणा उसी ने दी है। मेरी माँ ने ही सबसे ज्यादा मुझे प्रेरणा दी है। आज उन्हीं की वजह से मैं आज इस स्टेज पे हूँ। वो मुझे हर काम के लिए प्रोत्साहित करती थी। सबसे पहले मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी, उसके बाद में मैंने स्टिचिंग सीखी, उसके बाद फिर मैंने पेंटिंग सीखी 3 महीने जैसे हॉबी क्लासेज में। तो पेंटिंग के गुरु उस समय मेरे यही थे, मेरे हस्बैंड ही। तो हाँ, तो वो आज मेरे अंदर कला के जो शुरू में जो अंदर से जो प्रेरणा मिली वो वहीं से शुरू हुई, मेरी निखार वहीं से हुआ। तो उस समय मेरा स्केच बहुत अच्छा था, तो मेरे स्केच की बहुत तारीफ होती थी। स्कूल में भी मुझे अवार्ड्स मिलते थे, मेहंदी आर्ट में भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। इस तरह से मुझे धीरे धीरे मेरा अपने आप ही डेवलपमेंट होता गया। फिर मैं हमेशा स्केच तो करती रहती थी। अवार्ड्स भी आपको, क्योंकि एग्जीबिशन आपकी काफी लग चुकी है, अवार्ड्स भी आपको? अभी मेरा जैसे राजस्थान ललित कला की तरफ से मैंने जहांगीर आर्ट गैलरी में ग्रुप शो में राजस्थान 147 ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ मेरी एक पेंटिंग लगी जहांगीर आर्ट गैलरी में। उदयपुर में भी एग्जीबिशन हुई ललित कला अकादमी की तरफ से, वहाँ भी मैंने सोलो शो किया। और ये इधर ललित कला अकादमी में तो मैं हर साल करती हूँ। और जैसे डेमो मेरा होता रहता है, आर्टिस्ट कैंप में भी मैंने हमेशा डेमो दिया है। और वहाँ धीरे धीरे मेरे इस तरह से मतलब हर जगह डेमो देती रही, तो मेरी झिझक खुल गई। अब मैं बेझिझक काम करती हूँ। और अवार्ड्स वगैरह भी आपको कई जगह सम्मानित भी किया गया है? उसके बाद अवार्ड्स तो अभी 1-2 जगह ही मिले हैं। आर्ट फिएस्टा में जो मुझे पिछली बार अवार्ड मिला डेमो दिया जब, और एक अवार्ड मुझे राजस्थान ललित कला अकादमी तरफ से। आपकी फैमिली में और लोग, जैसे आपके बच्चे भी हैं, हाँ, उनमें किसी में कोई इंटरेस्ट है? हाँ, मेरे परिवार में सभी आर्टिस्ट हैं। मेरा बेटा प्रोडक्ट डिजाइनर और फोटोग्राफी बहुत अच्छी करता है और आर्टिस्ट भी है। वो भी एग्जीबिशन लगा चुका है 2007 से। वो भी एग्जीबिशन कंटिन्यूस, जब तक स्कूल टाइम पे पढ़ रहा था, फिर कॉलेज टाइम पे, जब तक एग्जीबिशन उसने भी लगाई। हर साल मैं अपने बच्चों को भी पार्टिसिपेट करवाती थी। और वो अब उसने जब अपने कॉलेज टाइम में डिजाइनिंग कोर्स किया तो गोल्ड मेडल लेके निकला। और बेटी भी हर साल
अवार्ड लेती थी, कंपटीशन वगैरह में हमेशा फर्स्ट प्राइज लिया। उनको किस तरह का शौक है? उनको उसको वो आर्ट में पेंटिंग का भी है, और अब उसने जब राजस्थान यूनिवर्सिटी से जब अब एडमिशन लिया तो उसने स्कल्पचर से लिया। फर्स्ट ईयर में तो उसने पेंटिंग से लिया था, फिर उसने देखा कि पेंटिंग तो घर में ही होती है, तो उसने सोचा मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, तो उसने स्कल्पचर में ले लिया। और आज वो इस स्टेज पे पहुंच गई कि कोची विनालय में, स्टूडेंट विनालय में उसका सबसे मतलब सेलेक्ट हो गया उसका जो स्कल्पचर है। शायद उसकी बोली भी लग रही है अब तो। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। हाँ, तो डायरेक्टर सर ने भी उसके काम की सबसे ज्यादा तारीफ करी है और उसका काम सेलेक्ट हुआ है। फ्यूचर प्लान्स क्या है मैम? आगे के बारे में क्या सोचा है आपने? आगे मैं चाहती हूँ कि मैंने ये देखा कि राजस्थान में यहाँ जो पेंटिंग है वो आर्टिस्ट की स्टाइल नहीं होती, जैसे काम तो बराबर कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इंटरनेशनल लेवल तक आगे पहुँचूँ। तो फिर मैं अब दिल्ली और बॉम्बे यहाँ अपना सोलो शो करना चाहती हूँ। आपने बोला कि हमने सोलो एग्जीबिशन भी लगाई है और ग्रुप शो भी लिया है। ये मैं कला मेला जो मेला होता है उसमें सोलो शो लगाया है, लेकिन अपना खुद का सोलो शो मैंने अभी तक नहीं लगाया। इस काम को मैं अब सोलो शो पे पहुंचाना चाहती हूँ। तो मेरा इच्छा है या तो दिल्ली ललित कला अकादमी या जहांगीर आर्ट गैलरी जो भी है वहाँ, जैसे जहांगीर आर्ट गैलरी में सोलो शो के लिए तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके लिए मैंने फॉर्म्स भर रखे हैं, तो वहाँ तो 7 साल में आता है नंबर। लेकिन अब ललित कला अकादमी के लिए मैं ट्राई करूँगा। अच्छा, मैंने इंटरनेशनल अवार्ड के लिए भी वस्त्र मंत्रालय में मैंने पेंटिंग भेजी थी, और ललित कला अकादमी में हर साल में स्टेट के लिए पेंटिंग भेजती। ललित कला अकेडमी की तरफ से अगर बात करें आर्टिस्ट के लिए, किस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है? ललित कला अकादमी की तरफ से भी कि मेरे काम को सबसे ज्यादा तो पब्लिक इतना सराह रही है कि तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड तो मुझे वैसे ही मिल गया जी, तो मुझे अवार्ड ना भी मिले तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब पब्लिक जो आती है वो 10 मिनट पहले तो मेरे यहाँ काम को देखे बिना हटती नहीं है। मतलब उसको इतना पसंद आता है कि जब मैं डेमो देती हूँ तो वो इंतजार रहता है कि कैसे, मतलब उनका कब डेमो होगा और कब हम इनके काम को देखेंगे। टाइम तो इसमें लगता है, लेकिन मैं 2-3 दिन में इसको डेमो जब देती हूँ तो पूरा करने की कोशिश करती हूँ। सरकार की तरफ से मैं बात करूँ, सरकार की तरफ से कला को या कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मान के चलिए किस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है? ट्रेडिशनल और फोक आर्ट को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो अब मुझे अब काम को वर्कशॉप के लिए भी काफी लोग कहने लगे कि आप वर्कशॉप लीजिए, तो उसके लिए अब मैं जैसे भी बुलाएंगे मैं जाऊंगी। और कोई ड्रीम आपका ऐसा है जो? मेरा ड्रीम तो पद्मश्री होने का है। तो मैं चाहती हूँ कि एक दिन इसी कला में मैं अपना पद्मश्री हासिल करूँ। जी बिल्कुल मैम, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो पत्रिका मंच में समय की और छोटे से ब्रेक के बाद भी रेखा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच और हम बात कर रहे हैं रेखा अग्रवाल जी के साथ। मैम, इतने सालों से आप पेंटिंग कर रही हैं, सिखाने का गुरु शिष्य परंपरा के तहत आप सिखा रही हैं, किस तरह से आप, क्योंकि आप सिखाती भी, क्लासेस भी आप ले रही हैं, कितना समय हो गया उसके बारे में बताइए? जब से मेरी शादी हुई है, जब से मुझे यहाँ ससुराल में मुझे एटमॉस्फेयर मिला, मेरे हस्बैंड क्लासेस लेते थे तो वो बस पेंटिंग की ही लेते थे। अब मैंने जब शादी से पहले जो चीजें सीखी उसको मैंने अपने क्राफ्ट में मैंने ले लिया। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स आते थे उनको मेहंदी, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, जो कुकिंग और जितना भी वर्क मुझे क्राफ्ट से रिलेटेड आता था वो सारा मैंने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मैं ऑयल पेंटिंग भी सिखाने लगी, जो जितना मुझे आता था। फिर बाकी अगर मुझे नहीं आता था तो मैं अपने हस्बैंड को प्रोत्साहित करती थी कि आप संभाल लें, तो वो मुझे गाइड कर देते थे और मैं धीरे धीरे इस काम को बढ़ाती गई। और फिर जब मैं लैंडस्केप, मैंने 20 साल मैंने लैंडस्केप में काम किया। उस समय मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के काम को में ही काम करके अपने काम को इम्प्रूवमेंट किया। तो जब लैंडस्केप मेरे इतने अच्छे बनने लग गए, टेक्सचर्स में भी लेने लग गई, स्टॉक वर्क में भी लेने लग गई, रियलिस्टिक में भी लेने लग गई। और फिर धीरे धीरे जब राजा महाराजा जो इनके बन रहे थे उस वर्क में भी मैं माला मोती, जो ट्रेडिशनल वर्क होता था, ज्वेलरी वगैरह, ये सब मैं उसको करने लगी तो मेरा हाथ खुलने लग गया। तो फिर जब मैं लैंडस्केप मुझे अच्छा नहीं लगने तो मैं बर्ड्स में भी काम करने लग गई। तो जब मैंने फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन करी थी तो उसमें बर्ड्स फॉर्म को लेके ही मैंने एग्जीबिशन की थी। तो उसमें बड़े बड़े मैंने ऑर्डर का भी काम करने लग गई थी। फिर मैं जैसे प्रोफेशनल कोई भी ऑर्डर का काम आता था उससे मेरे को अर्निंग भी होती थी। तो इस तरह से मैं काम करने लग गई। अच्छा मैम,
जैसे मांडना कला में आप काम कर रहे हैं, ये भी आप सिखाती है स्टूडेंट्स को हाँ, अपने? ये मांडना कला अभी मैं नहीं सिखा रही। अभी मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक सोलो शो हो जाए, तो फिर मैं इस चीज को मैं इनलार्ज में करना चाहती हूँ। अच्छा, जो स्टूडेंट आते हैं उनको आपको लगता है इंटरेस्ट लेंगे इस तरह इस फील्ड? जो ये मांडना कला सीखी है वो मेरे गुरु की वजह से ही आज मैंने सीखने को मिला है। वो कोटा के हैं, तो वो उन्होंने ही मुझे ये जो मांडना कला है उन्होंने ही सिखाई। तो सबसे पहले मैं उनसे जवाहर कला केंद्र में ही, जब मैं एमए कर रही थी तब मैं उनसे मिली थी। उनका नाम राजेश यादव है। तो उन्होंने मुझे जब वाटर कलर जब मैंने देखा तो मुझे उस समय बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने उनको बोला कि मुझे वाटर कलर नहीं आता। तो उन्होंने मेरे को ये वाटर कलर से ही मेरे को आगे इसको इतना प्रभावित कर दिया कि मैं वाटर कलर में ही इतना लीन हो गई, मैं उसको आगे बढ़ाती गई। जब वाटर कलर किया तो मेरा हाथ खुलने लगे। मेरे को इसमें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑयल में तो सूखने का वेट करना होता था, और वाटर में डेप्थ में लैंडस्केप वगैरह जो बनाना चाह रही थी वो आउटडोर पे जा जाके जब मैं बनाया तो एक बात ही अलग आई। तो फिर उसके बाद मेरे को उन्होंने एक्रिलिक में भी काम करना शुरू करा। तो एक्रिलिक में मैंने बुद्धा सीरीज बनाई जिसमें मुझे अवार्ड मिला, तो वो भी उनकी वजह से ही मेरे को मिला। तो क्योंकि लेकिन ये सब मेरे हस्बैंड की वजह से ही आज, क्योंकि उन्होंने जो प्रोत्साहित किया, वो जितने भी गुरु को लाए। बातिक कला भी मेरे गुरु के माध्यम से ही मिले, क्योंकि बातिक कला के जो मास्टर हैं वो उमेश चंद शर्मा, जो आज 95 ईयर के हैं, वो मेरे यहाँ घर पे 3 महीने रुके। उन्होंने कैंप लिया, तो उन्होंने जो कैंप लेके उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मुझे गाइड किया। 3 महीने उनकी सेवा करी मैंने। 3 महीने मतलब उन्होंने मुझे हर तरह से सिखाया कि इस क्राफ्ट को तुम्हें जिंदा रखना है। जब बातिक कला जो वैक्स टेक्निक से काम होके जो टेक्सचर, तो उस काम को मैंने फिर एक बैच उन्होंने लिया, दूसरे बैच को मैंने संभाला। तो मेरे को उन्होंने धीरे धीरे ट्रेन कर दिया। तो जब उस समय IOC हादसा हुआ था, तो उस समय मैंने 35 फीट का एक कैनवास जो है पूरे जेके में मैंने इंस्टॉल किया। वो उसमें जो मेरे यहाँ स्टूडेंट आते थे, तो वहाँ पे मैंने कैंप लगाया। तो उन सब से मैंने IOC हादसे के 11 जो डोम जो जल गए थे, तो वो सब उसको उसमें पेंटिंग में दर्शाया किस तरह से। तो 1 महीने तक पूरा जवाहर कला केंद्र में वो सब प्रदर्शित होता रहा, और उसको इंस्टॉलेशन के माध्यम से 11 डोम हमने जला के और पूरा ओपन थिएटर में हमने प्रदर्शित किया, और सब लोगों ने उसको बहुत तारीफ की। और 1 महीने तक। ये तो मैम आपकी सारी आर्ट की बात हुई। अब मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहूँगी। आपकी कहाँ से आप रहने की बिलोंग करती है, कहाँ की रहने वाली है, एजुकेशन वगैरह सब आपकी कहाँ से, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं जयपुर निवासी हूँ। मैं जयपुर में ही मेरा जन्म हुआ है, और जयपुर में ही मेरी मानसरोवर में शादी हुई है, और मेरी शादी को 28 ईयर्स हो गए। और मैं जो फैमिली है वो भी जयपुर की है, और मेरी माँ है, और मेरी 2 बहनें हैं और एक भाई, और सबकी शादी हो गई है। और मेरे जो ससुराल वाले वो सब भरतपुर के हैं तो मेरे हस्बैंड जो काम करते थे पहले बर्ड फॉर्म को जो लेके करते थे, तो उन्होंने बर्ड्स फॉर्म को भी, क्योंकि भरतपुर में बर्ड्स को देखा तो उसी में ही काम किया। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि ये मॉडर्न आर्ट में भी काम करते हैं। तो मैं मतलब ये इन्होंने की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर मुझे आर्ट का मिलता गया, तो मैं उसको बढ़ाती गई। तो आज मैं इसी मुकाम पे आ गई कि आज मतलब मेरा नाम ज्यादा होने लग गया। बिल्कुल। ये अब थोड़ा सा इंटरेस्ट, इसके अलावा क्या पेंटिंग आपको शौक है, ये सब आप करिए, इसके अलावा क्या शौक है आपके? मुझे पहले गाने का भी बहुत शौक था। तो मैं जब वैदिक स्कूल में पढ़ाती थी, तो मेरे परिवार वाले आर्य समाजी भी हैं, तो वो भजन वगैरह ये सब गाते थे घर में ही। हम हवन वगैरह भी करते थे। तो मैं हवन, उस समय मेरा गला बड़ा अच्छा था, तो माइक पे मैं जब गाती थी तो सबको बहुत ही सुंदर लगता था। लेकिन अब मैं इतना नहीं गा पाती, क्योंकि मेरा गला था काफी एसिडिटी की वजह से काफी बैठ गया, तो मैं थोड़ा गा नहीं पाती। लेकिन मुझे शौक बहुत है पुराने गाने सुनने का। अगर मैं महिला आर्टिस्ट की बात करूं, तो राजस्थान में या जयपुर में क्या ऐसी देखती हैं आप, क्या मान के चलते हैं, आगे आ रही हैं? हाँ, काफी लोग, महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं।
जितनी मेरी जो भी फ्रेंड्स मिल रही हैं तो वो सब आर्ट को लेके इतना कि घर भी संभाल रही है और आर्ट में भी कैसे भी उनको टाइम मिल जाए, हमें काम करना है और बड़ा जोश रहता है। 3-4 घंटे तो उनको अपने लिए चाहिए। तो वो सब कहते हैं कि हमें तो काम करना है। वो हमें भी पूछते हैं कि आप आगे कैसे बढ़े, तो मैं उनको गाइड कर देती हूँ कि भाई मेरे को तो ऐसा एटमॉस्फेयर मिला, तो मैं उनको इतना प्रोत्साहित करती हूँ। तो वो बोलते हैं कि आपके साथ साथ हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो वो सब मेरे साथ साथ काम करने की कोशिश करती हैं। एक चीज़ और देखनी है, आर्टिस्ट आजकल ऑनलाइन अपनी पेंटिंग्स को एग्जिबिट करते हैं। कितना आपको लगता है कुछ यूजफुल है इस तरह का सोशल मीडिया पे अगर आप कर रहे हैं? अभी ऑनलाइन में क्या होता है एक्चुअल में कि जो मीडिएटर होते हैं ना, वो लोग क्या होता है कि मीडिएटर लोग ही सारा बेनिफिट उठा लेते हैं, आर्टिस्ट को इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा। मैम, अगर मैं जयपुर की बात करूँ, जयपुर में इतनी सारी एग्जीबिशंस लगती हैं, सब कुछ है, आर्ट फेयर लगता है, यहाँ के जो लोग हैं उनका कितना रुझान है आर्ट की तरफ, उसके बारे में आप बताइए। यहाँ के लोगों का रुझान तो बहुत ज़्यादा है कि जयपुर में कला को इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है कि ट्रेडिशनल फोक आर्ट को तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। तो मेरे अंदर भी वो जोश आ रहा है कि इस कला को और बढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग देखें। तो आर्ट जयपुर में तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ आर्ट देखने वाले लोग की मैं बात कर रही हूँ या लोग परचेज करना भी पसंद करते हैं? परचेज करना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको रेट ज़्यादा लगती है, तो वो बस देख के ही चले जाते हैं। वह अप्रिशिएट कर देते हैं कि आपकी कला बहुत अच्छी है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह का अप्रिशिएट देते हैं। वैसे हाँ, परचेज करना या खरीदना भी नहीं पसंद कर रहे हैं। एजुकेशन के बारे में आपने मुझे पूरी जानकारी दी है, उसके बारे में मैंने बीकॉम किया है शादी से पहले, तो कॉमर्स से हूँ मैं, महारानी कॉलेज से मैंने रेगुलर किया है और फर्स्ट डिवीजन मेरा रहा हमेशा। और जॉब भी किया था। हाँ, और मेरे जो शादी के 20 साल बाद मैंने एमए करी फाइन आर्ट से, क्योंकि जब मैं क्लासेस लेती थी तो मुझे कमी अखरती थी कि मेरे पास डिग्री नहीं है। तो फिर मैं डिग्री लेने के लिए मैंने जो है एमए किया। आपको लगता है ये जो डिग्री थी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा, मैंने क्योंकि नेट की भी तैयारी करी, मैंने 2.5 साल तक 5 बार नेट के भी पेपर दिए। तो उस वजह से नेट का पेपर देने से की वजह से मेरे को आर्ट इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई कि मेरे को हर चीज़ की नॉलेज होने लगी। मेरा आखिरी सवाल था आपसे, मैं चाह रही थी हमारे जो दर्शक हैं या जो महिला दर्शकों की मैं बात करूं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते, आगे निकल सकते हैं? महिलाओं के लिए मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि वो इस काम को आगे से आगे बढ़ाएं। वो अपने परिवार को संभालते हुए जिस तरह से वो कार्य कर रही हैं और जोश से कर रही हैं, वो ये ना समझे कि हमारा आर्ट बिक नहीं रहा। कर्म करते जाओ, कर्म का फल हमेशा मिलेगा। मैम, आपने इतनी सारी जानकारी दी, अपने बारे में बताया, हम चाह रहे हैं जो भी आपके ड्रीम्स है वो जरूर फुलफिल हो। थैंक यू। तो ये पत्रिका मंच में हमारे साथी रेखा अग्रवाल। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।